तो ये आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी पर मुहर है। तो हमने आपको बताया तीनों सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, क्लियर है। 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं, एक बुधनी जो सीहोर जिले की सीट है और रायपुर जिले की रायपुर दक्षिण सीट। तो वहीं श्योपुर की विजयपुर में कांग्रेस को विजय मिली है, जबकि बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। ये जरूर बीजेपी के लिए और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली मुख्यालय से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हैं, अभिनंदन स्वीकार करने पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता उन्हें जीत की बधाई देने आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी ने जीत लिया है। भले ही झारखंड प्रचार के टाइम पे बात की थी अब की बार इंडिया गठबंधन को जीत मिली हो, लेकिन महाराष्ट्र में बहुमत से बीजेपी आई है। और तब जबकि दांव पर महाराष्ट्र लगा हुआ था, तमाम कयास, तमाम अटकलें, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने जीत दर्ज की। और उपचुनावों में अगर आप देखें तो उपचुनावों में भी आप चाहे यूपी देख लें या बाकी राज्य देख लें, वहां बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। नतीजा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और छत्तीसगढ़ की तो एक ही सीट थी, वो भी बीजेपी के खाते में गई। इसके साथ साथ बीजेपी ने एक सीट मध्य प्रदेश में भी अपने नाम कर ली है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुल्फिकार, मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं। देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नेहा बग्गा जी इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिरोज जी और नेहा जी, आप दोनों को बराबर की बधाई है। एक सीट आपके खाते में, एक सीट नेहा जी के खाते में। मुझे लगता है कि पैनल में आज ऐसा कोई नहीं जो उदास हो। देशदीप जी का भरपूर मनोरंजन हुआ है। जुल्फिकार जितनी मेहनत कर रहे थे उन्हें भी उसका फल मिला, तो आज सब खुश हैं। देशदीप जी, आप भी शायद खुशी होंगे इस सीट पर। मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले जरा राजनीतिक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। फिरोज जी, आज दामन खाली नहीं है, झोली खाली नहीं है, एक सीट आ गई विजयपुर। और 1,30,000 की सीट जो थी 5-7 हजार में लाके छोड़ दी। कहीं हमारा जो कार्यकर्ता था, कांग्रेस थी, वो सत्ता के खिलाफ जो है लड़ रही थी। और सत्ता के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रम की भी हवा निकल गई कि कांग्रेस जो है वो चुनाव नहीं लड़ती। जीतू पटवारी जी का जो नेतृत्व है वो काम का नहीं है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व ने विजयपुर जो थी वो हमको जीत दिलाई। और बुधनी के भी अच्छे परिणाम है, ठीक है। जीत नहीं हुई, जीत होती है। और भारतीय जनता पार्टी को हम बधाई भी देते हैं। लेकिन राजकुमार पटेल जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अभी सुन रहा था, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि वो आजादी के बाद से, अरे मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गया, आपकी सरकार का आदमी चुनाव हार गया। और ये भी भारतीय लोगों को नसीहत दे दी विजयपुर की जनता ने कि ये खरीद फरोख्त नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगा कि अभी इस पार्टी में फिर उस पार्टी में, वहां जाके मंत्री बन गए। विजयपुर की जनता ने सबक सिखा दिया। जो भी कोई जाना चाहेगा दोबारा में, तो उसको इस बात का ख्याल रहेगा कि विजयपुर जो है वो उसके दिमाग में चलता रहेगा। और रामनिवास रावत जी ने आखिरी समय में, अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी समय में जो उनका नुकसान हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की बातों में लग गए। ये गए थे बहलाने, टॉफी दी उनको कि मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, और मुरैना की सीट में पर हमको नुकसान हुआ। लेकिन अब आज उन्हीं को सबसे ज्यादा अपने कैरियर का नुकसान हुआ। वो भारत कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता थे, रामनिवास रावत जी। उनकी हम लोगों उनको हम बहुत बड़े नेता के तौर पे मानते थे। लेकिन अब वो आज उनका राजनीतिक अवसान हो गया पूरा, और उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। और अब जो खरीद फरोख्त है ये भी कम हो जाएगी। और अब ये मोहन सरकार के लिए भी जनता ने घंटी बजा दी कि आपका जो कामकाज है वो ठीक नहीं है, आप अपने कामकाज में सुधार करिए। आपके कबीना मंत्री जो सरकार का हिस्सा थे, उन्हीं को चुनाव हरा के जनता ने बिल्कुल ठीक ठीक मैसेज दे दिया। ऐसे ही बुधनी में भी मैसेज दे दिया शुरुआत की बधाई देने से और बड़े पॉजिटिव नोट से, तो मुझे लगा कि अच्छी बॉलिंग करने आए हैं। 5 बॉल थोड़ा रखी, आखिरी यॉर्कर मार दिया आपने। अभी तो इस पर लगातार हम बात करेंगे। नेहा जी हमारे साथ है। नेहा जी चाय का लुत्फ ले रही है, जरा वो चाय पर ही चर्चा कर लूं। नेहा जी, ये चाय कुछ स्पेशल है क्या, कुछ राहत वाली चाय कि कम से कम बुधनी तो आ गई, विजयपुर चली गई, कोई बात नहीं?
नहीं, देखिए आसिफ जी, ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा, कांग्रेस का टूल किट एजेंडा, और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया था, आज ऐतिहासिक विजय जो है भाजपा ने हासिल की है। और वहीं मध्य प्रदेश में विजयपुर को लेकर अभी इतना खुश हो रहे हैं कांग्रेस के साथी लोग। मैं अपनी ओर से तो बधाई देना चाहती हूँ, पर मूलतः वो कांग्रेस की ही सीट रही है। आजादी के बाद से अगर आप आज दिनांक तक देखेंगे तो केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजयी हासिल की है। पर हार में, जीत में भाजपा किसी भी परिस्थिति में ना अति उत्साहित होती है ना विचलित होती है। हर उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, भाजपा का कार्यकर्ता संगठन के विचारों को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक कैसे पहुंचता है उस पर कार्य करते हैं। ये तो जो भी पीछे के कारण रहे होंगे कि जनता ने रामनिवास रावत जी को क्यों हराया, उस पे जरूर हम लोग आत्मनिरीक्षण करेंगे। पर कांग्रेस को ये जरूर देखना पड़ेगा कि जीतू पटवारी जो लगातार हारू पटवारी साबित हो रहे हैं। लोकसभा में परिणाम हमने देखा, विधानसभा के हमने परिणाम देखे, स्वयं उनका चुनाव हमने देखा। और अब भी जो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की अक्रॉस स्टेट्स, मुझे लगता है कि अगर अभी भी आत्म अवलोकन करने की बजाय कांग्रेस खुश होना चाहती है तो मेरी ओर से, हम सबकी ओर से बधाई। आ, आप तो लड्डू खाती ही रहती हैं नेहा जी। आज कई दिन बाद फिरोज जी को लड्डू खाने का मौका मिला, उसमें भी आप नमक छिड़क रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हारू पटवारी, और बड़े दिन बाद मैं देख रहा था आज कांग्रेस में जश्न, रवि सक्सेना जी नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा मुकेश नायक, जेपी धनोपिया साहब, तो बड़े दिन बाद मैंने उन्हें खुश देखा। तो आज तो मौका मिला, कम से कम बधाई दे दीजिए बढ़िया करके नेहा जी। नहीं, मैंने निश्चित तौर पे आसिफ जी बधाई दी है। मैंने कहा कि विजयपुर की जो विजय कांग्रेस ने हासिल की है उसके लिए आत्मीय शुभकामनाएं मेरी ओर से। ठीक। पर दूसरी ओर ये भी है कि उस थोड़ा सा विचार करने की भी आवश्यकता है कुछ कांग्रेस कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और इस बीच हमारे रेजिडेंट एडिटर एनडीटीवी एमपीसी जी अनुराग द्वारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। मैं अनुराग जी आऊंगा आपके पास, उससे पहले देशदीप जी जुड़े हुए हैं, तो जरा उनके पास कई चीजें इकट्ठी हो गई सुनने के बाद, उनके पास पहले जा रहा हूं। देशदीप सर, अगर यही तर्क है कि विजयपुर, तो जी देखिए, हम आजादी के बाद से केवल एक ही बार हमारे पास आई, बाकी तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, तो कांग्रेस ने जीत ली, क्या बड़ी बात है। कांग्रेस कह दे कि बुधनी गढ़ बना हुआ है बीजेपी का, बीजेपी ने जीत ली तो क्या बड़ी बात है। तो फिर डिबेट करने हम किस बात पर बैठे हैं? कुछ बात कर पाएंगे आप? ऐसी हालचाल जान लें सर इतनी देर में। देखिए, अपने अपने विश्लेषण है, लेकिन दोनों परिणाम मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़े बूस्टर हैं। किस मार्जिन से जीतते थे शिवराज जी, या जैसे ही काउंटिंग शुरू होती थी तो 1-1.5 लाख की बढ़त रहती थी, लेकिन किस मार्जिन से जीते हैं ये सबको मालूम है। तो वहां क्या हुआ है, वहां क्या झगड़े हुए हैं, या जो 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 पहले वीडियोस आ रहे थे, जिस तरीके के डिफरेंसेस थे पार्टी में, भार्गव जी को क्यों टिकट दिया गया, इस पे भी काफी सारे विवाद थे। लेकिन कुल मिला के एक अच्छा मॉरल बूस्टर है कांग्रेस के लिए, कि जो बहुत बड़ी मार्जिन थी उसको बहुत छोटा कर दिया है। कुछ मतलब 1-1.25 लाख वोट, जी 1.5 लाख वोट से जब जीतते थे शिवराज जी, और आज, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से उनके सबको टिकट नहीं मिला था, तो वो भी एक बीजेपी की राजनीति का हिस्सा ही कहा माना जाएगा। दूसरी तरफ विजयपुर, आसिफ भाई, विजयपुर तो सचमुच में एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। देखिए, कैबिनेट मंत्री हैं, हार गए। बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, हार गए। फिर वहां ऐसा माना जाता है कि बीजेपी में अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। ऐसा कहते हैं कि रावत जी इतने स्ट्रांग होते जा रहे थे वहां, चूंकि वो मोहन यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं, कि वहां जो स्टेब्लिश लीडरशिप है बीजेपी की, उसको परेशानी होने लगी थी। चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, या सिंधिया जी से उनकी वैसे ही नहीं बनती थी। सिंधिया जी वहां कभी कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गए। तीसरी बात, जो आदिवासी वोट है वहां का, सहारिया जाति का, उसने एन ब्लॉक
कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि जो मुकेश मल्होत्रा जी हैं, मल्होत्रा भले उनके सरनेम के आगे लगा है, लेकिन वो एक सहारिया समुदाय से आते हैं। अभी तक रावत जी क्या करते थे कि वहां एक सहारिया समुदाय का कैंडिडेट खड़ा करते थे, जो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी से खड़ा होता था। लेकिन इस बार कोई कैंडिडेट नहीं था आदिवासी, तो एन ब्लॉक वहां गया है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि ये विधानसभा क्षेत्र, आसिफ भाई, उस जगह पे आता है जी। जहां चीतों का पुनर्वसन हुआ है। इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही हाइप क्रिएट हुआ था। किसी ना पहले चुनावों में उसका कोई मतलब था, ना अभी चुनावों में कोई मतलब है, बल्कि इन चीते और इसके पहले जो लायन आने थे, उसकी वजह से सहारिया समुदाय सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। वो बेचारे जंगल में रहते थे, खुश थे, वहां पेट भर पाता था कम से कम, लेकिन यहाँ पे एकदम सड़क पे आ गए। उनको पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं वो। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, और मेरे ख्याल से बीजेपी यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने जो डिफरेंसेस थे उसको वो नहीं कर पाई। मोहन यादव जी ने वहां काफी समय बिताया। तो एक इंट्रोस्पेक्शन का सवाल तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक, मैं ज़रा इस पर आता हूं सर। अब जब चीता आप ले ही आए हैं तो फिर विजयपुर का तो चीता देखिए, फिलहाल तो जी मुकेश मल्होत्रा साबित हुए हैं, और आप उन्हें उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ऐसा भागे कि रावत साहब को पीछे छोड़ दिया। अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बाकी जुल्फिकार पहले से जुड़े हैं, लेकिन जुल्फिकार मैं बाद में आऊँगा। आपके पास आज एक ही सीट है, तो आपका आज वेटेज कम है। ज़रा अनुराग जी के पास पहले चला जाऊँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग सर, मेरा आपसे एक सवाल विजयपुर को लेकर आपसे सवाल ये है सर कि अमूमन, और ये परिपाटी भी रही है, जब भी हम कभी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस तो उसमें भी यही चीजें रहती है, और मौजूदा परिप्रेक्ष्य भी यही कहता है कि जिसकी सरकार और उपचुनाव के ज्यादातर उसके हक में जाने का आसार रहते हैं। तब जबकि मंत्री बना दिए गए, वन मंत्री बना दिए गए, और कद्दावर नेता हैं, लगातार जीतते भी आ रहे थे, ऐसे में अगर वो हार जाते हैं तो ये कांग्रेस की मजबूत सीट की वजह से कांग्रेस जीती, या दरअसल ये केवल और केवल वन मंत्री की हार है, रामनिवास रावत की हार है? देखिए, मैं तो कहूंगा आसिफ कि कितना सर्वदलीय संभाव है। दरअसल रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, चुनाव हार गए। मुकेश मल्होत्रा बीजेपी में थे, दर्जा प्राप्त मंत्री का उनको जब 2018 में उनको दर्जा भी दिया गया था, वो आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो बड़ा सर्वदलीय संभाव है। अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बीजेपी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब जिस भी भाषा में दे रहा हूं, जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस को अच्छी अच्छी नसीहतें दे रहे हैं कि कांग्रेस कैसे अलग अलग राज्यों में सिमटती जा रही है। तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सकारात्मक माहौल है। लेकिन इसके बीच एक दीगर बात यह है कि भले ही कांग्रेस इस बात पर इतराए कि वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस आज फिर से जीत गई है, 9 दफे कांग्रेस थी, लेकिन एक बहुत गंभीर बात आपको बताता हूं। ये वो इलाका है जिसे देश का इथियोपिया कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि जो भी विधायक आए हैं या इसके पहले जो थे, जिनकी सरकारें रही हैं, वो उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। चीतों के आने पर हमने कितना हर्षोल्लास मचाया, और उसके बाद वहां की स्थितियां क्या बदल गई। लेकिन जिसकी भी सरकार है, जो भी विधायक बन रहा है, कम से कम इन जमीनी मुद्दों को देखे तो मुझे लगता है फिर उसके वहां से विधायक या उसके वहां से जनप्रतिनिधि होने के कोई मायने हैं। खैर, अब राजनीतिक गुणागणित पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमारे वरिष्ठ साथियों ने बताया, भी प्रवक्ताओं के पैनल ने भी बताया, लेकिन आप देखिए कि इस सीट पर जो रामनिवास रावत थे, पहले कभी उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता था, लेकिन सिंधिया जी के साथ उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी जबकि वो कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद फिर आकर उन्होंने पार्टी तब छोड़ी जब वो विधायक बन गए हैं, और उसके बाद उन्होंने एक दांव खेला, उनको वन पर्यावरण मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वहां पर भी गफलत कर गए, 10 मिनट के अंदर 2 बार शपथ ले ली, एक बार राज्य के मंत्री और फिर राज्य मंत्री के तौर पर। बड़ा मजेदार वाकया, वो जुलाई के बाद से खुद मुख्यमंत्री बार बार विजयपुर जा रहे हैं, कई सारी घोषणाएं की उन्होंने, उसके बावजूद पूरा प्रशासन लगा रहा। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन हमने देखा कि कई अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आई, 4 गांवों से हिंसा की खबरें आई। कांग्रेस का आरोप था कि पूरा सरकारी तंत्र लगा रहा। इसके बावजूद अगर वहां पर बीजेपी को जीत मिलती है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से 6 दफे विधायक, बीजेपी का माफ कीजिए, 6 दफे विधायक रह चुका है, उसको ऐसी हार मिलती है, तो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि उस सीट को लेकर बीजेपी को आत्मविश्लेषण की ज्यादा जरूरत है, आत्मावलोकन की ज्यादा जरूरत है, कांग्रेस को नहीं। दूसरी बात, बुधनी में भी जैसा देशदीप भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जहां पर जीत का मार्जिन बीजेपी का लगभग 51,000 वोटों से घट गया, पूरी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री जो अब केंद्र में मंत्री हैं वो लगे रहे, उसके बावजूद अगर 90,000 मतों से ज्यादा आप नीचे आ जाते हैं तो ये सोचने वाली बात फिर से सत्ताधारी दल के लिए होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बम्पर बहुमत के साथ उसने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में क्या हो गया, कहाँ नीतियां गलत जा रही हैं। ठीक है, वो महाराष्ट्र पर इठला सकते हैं, झारखंड पर थोड़ा झुंझला सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा सोचने की जरूरत होगी। कम से कम उन मुद्दों पर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई जिला देश में इथियोपिया के नाम से कुख्यात हो जाए, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी अगर वहां पर आप जाएंगे तो हालात बहुत सुधरे नहीं हैं। तो कम से कम इन बातों पर ध्यान दें। बाकी चीजें तो ठीक है, राजनीति के वक्त बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं, लोग हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते हैं, और अब जो हार गया वो हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाए और जमीन पर मुद्दे वैसे ही रह जाएं तो बात बहुत ज्यादा बनती नहीं है। ठीक बात है। और यही श्योपुर, जो अनुराग सर बार बार इथियोपिया कह रहे थे, आपको याद होगा कि यही श्योपुर बदनाम था कुपोषण के लिए, और वहाँ क्या स्थिति बनी हुई थी बच्चों की। अब तो खैर फिर भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं अब जरा जुल्फिकार के पास आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कोस नहीं रहे होंगे। जुल्फिकार, कोई बहुत हैरानी भरा नतीजा नहीं आया रायपुर से। बृजमोहन अग्रवाल की सीट, कद्दावर नेता, कद्दावर विधानसभा सीट, और सुनील सोनी जो उन्हीं के खासम खास माने जाते, जब उन्हें ही मौका मिला तो फिर बृजमोहन ने भी पूरी ताकत झोंकी। सुनील सोनी तो खैर मेयर सांसद रह ही चुके हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा कहीं भी कोई टफ फाइट थी सोनी के लिए ये सीट? जब से उन्हें टिकट मिली थी उसके बाद से इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही थी कि सुनील सोनी की जीत होगी, क्योंकि सीधे तौर से देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जो 1990 के बाद से लगातार वहां से विधायक चुने गए, 8 बार विधायक रहे, और 2023 में फिर 8वीं बार जीते। फिर जब 24 में लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी ने उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ा दिया, और उसके बाद जब ये सीट खाली हुई तो ये कहा जा रहा था कि कई सारे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनमें से किसी एक को टिकट दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से, और ये भी चर्चाएं होने लगी थी कि कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुनील सोनी का नाम आया और पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा थी कि सुनील सोनी के को लेकर बृजमोहन अग्रवाल अड़ गए थे कि टिकट उनको ही दी जाए। हालांकि कई सारे ऐसे नाम थे संगठन की तरफ से भी कि उनको भी वहां से टिकट दी जा सकती है, लेकिन सुनील सोनी को जब टिकट दी गई तो उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता के बीच में जाकर ये कहा कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। सीधे तौर से उन्होंने पूरी कमान चुनाव कैंपेन की खुद ही संभाल ली। तो उसका के बाद संगठन के लोग ये भी कहने लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी लोग ये मानने लगे थे कि कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव बृजमोहन अग्रवाल खुद ही लड़ रहे हैं, और बृजमोहन अग्रवाल की ये छवि दांव पर लगी थी, और इसीलिए सुनील सोनी उतने ज्यादा चिंतित कभी नजर नहीं आए। और स्थिति ये भी रही कि आज भी जब सुबह के वक्त जब 8 बजे मतगणना शुरू हुई, उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी तो हालांकि सुबह 7 बजे पहुंच चुके थे मतगणना स्थल पर, आकाश शर्मा, लेकिन जब तक जीत की घोषणा नहीं हो गई तब तक वो काउंटिंग स्थल पे सुनील सोनी गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी में के कार्यालय गए, वहां पे मुख्यमंत्री भी आए, तमाम जो लोग आए। नहीं तो ये कंसिस्टेंसी है, अनुशासन है कि घबराहट थी? रिजल्ट नहीं है, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा था कि उन्होंने चुनाव का संचालन ठीक किया और बेहतर तरीके से किया। और पार्टी के अंदर सुनील सोनी को लेकर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सुनील सोनी को लेकर निष्क्रियता का सवाल उठाती रही है कि उनके कार्यकाल के दौरान रायपुर में ज्यादा काम हुए नहीं, ये तमाम मुद्दे उठाते रहे। लेकिन अंत में अगर देखें तो जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने पूरी ताकत झोंकी, उसका नतीजा ये हुआ कि 10% से ज्यादा मतदान कम हुआ था उपचुनाव में, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो 46,167 वोटों से जीते हैं। तो भाजपा के ये लोग बोल रहे कि लोग कई सारे ऐसे भी बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए पिछले बार जिस तरीके से मतदान हुआ था, अगर उतना ही मतदान होता और जो ट्रेंड था तो हो सकता था कि बृजमोहन अग्रवाल ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था उस रिकॉर्ड को सुनील सोनी भी तोड़ देते। हाँ, लेकिन हालांकि वोटिंग 10% के आसपास कम हुई।